નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આજે આપણે વિષય હિન્દીની અંદર કક્ષા 8ની અંદર આપણે ઇકાઈ 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો સમૂહગાન છે. દ્વારકા પ્રસાદ માહેશ્વરીનું આ કાવ્ય છે. આપણે આ કાવ્ય આગળના તાસમાં આપણે શીખી ગયા અને તેની સમજૂતી પણ શીખી ગયા, અને એ કાવ્ય એકવાર મેં તમને લેસનમાં આપ્યું અને મને આશા છે કે તમે લખી નાખ્યું હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે તેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય બંને શીખવાના છે. તો પહેલાં આપણે એનો અભ્યાસના પ્રશ્નો શીખીશું, પછી આપણે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો શીખીશું. તો હું જ્યારે સ્વાધ્યાયના અને અભ્યાસના સવાલ જવાબ બોલતી જાઉં તો તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશો. તો આની અંદર પ્રશ્ન એક છે અભ્યાસની અંદર, તેમાં आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझो सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, ऊंचे उठो धरा के अमर सपूतो. तो आनी अंदर शू कहेवा मांगे छे एनो एक आशय छे. तो आ काव्यनी जे લીટી આપેલી છે એની અંદર શું કહેવા માંગે છે એ હું તમને સમજાવું. पुनः नया निर्माण करो, हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो. सचमुच तुम भारत माता के सपूतो हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है. युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हड्डियों में निराशा भर गई है. तुम्हें इस निराशा को दूर करे इन्हें आशा बंधानी है. पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है. तो यहाँ आनो जवाब है. હવે પ્રશ્ન બીજો છે, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो बच्चों, यहाँ इसका जवाब है, कवि ने देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है. देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराशा नहीं करना है. तुम्हें लोगों में नए नए प्राण फूंकने हैं. विकास के नए नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन, जे देश आपणो पाछळ रही गयो छे, पिछड़ापन दूर करना है. इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को नई नई युगों में ले आए. अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, तो पहले क्या आती है? रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. हम हमारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. राजमार्ग की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे. हम लोगों को पानी को महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे. सरकार द्वारा सुरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे. अभ्यारण्य में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हमें उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे. तो यहाँ हमारा अभ्यास का प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 पूर्ण हुआ. अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय पर. तो स्वाध्याय में आपके स्क्रीन पर है, तो आप उसे देखते जाएंगे. प्रश्न 1, स्वाध्याय के अंदर प्रश्न 1 है, कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या क्या चाहते हैं? तो यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. उसका पहला प्रश्न है, कवि महेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ कवि महेश्वरी जी कहते हैं, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है. सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है. कवि चाहते हैं कि
देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नई नई प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी ने धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। और दूसरा सवाल है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो यहाँ कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह के शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनमें दिलों में उदासी का रंग उड़ गई है, छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नया जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। अब सवाल नंबर 3, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसका जवाब है बच्चों, देश के नव निर्माण का कार्य करने में अपना कर्तव्य समझता हूँ। देश के नव निर्माण का कार्य करने में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों को, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाया जाएगा। तो यहाँ हमारा सवाल नंबर 3 पूर्ण होता है। और चौथा सवाल, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो बच्चों, ये बातें आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग करके देश की सेवा करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसा काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो स्वाध्यायના આપણો અહીંયા પ્રશ્ન 1 પૂર્ણ થાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 2 तरफ जी दिए गए काव्यों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो તમારા પાઠ્ય પુસ્તકની અંદર આ કાવ્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલું છે, એના સવાલ જવાબ અહીંયા તમને સ્ક્રીન પર આપેલા છે। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? यह काव्य में हिमालय की बात हुई है। तो कि हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें यह संदेश देता है कि तुम अपने निश्चित मार्ग पर हटे रहो। यदि तुम डटे रहो, यदि तुम अपने प्रण और पथ पर टिके रहोगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यहाँ तक हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। अब दूसरा सवाल है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब तीसरा सवाल, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा गया है? हिमालय ने, इसका जवाब है, हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया। वह हर कठिनाई से डटा, वह कभी अपने पद से डिगा नहीं। इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। चौथा सवाल है, जीवन में अनेक बाधाएं, कठिनाइयाँ आती है। हमें निडरता से
उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए प्रण और पथ पर अटल रहते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। तो यहाँ हमारा चौथा सवाल भी पूरा होता है। और पांचवा सवाल, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो इसका योग्य शीर्षक क्या होता है बच्चों? हिमालय का संदेश। तो यहाँ हमारा प्रश्न 2 पूर्ण होता है। अब प्रश्न 3 पर आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई देता है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र है वही चित्र आपको बच्चों देखना है और इस चित्र के आधार पर यह काव्य लिखा है। चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है, उसके आधार पर यह काव्य लिखा गया है। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। तो प्रश्न 3 નો તમારા સ્ક્રીન પર અહીંયા પ્રશ્ન 3 આપેલો છે અને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એનું ચિત્ર પણ આપેલું છે। પ્રશ્ન 4, અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજીએ। તો એ પણ જે અપૂર્ણ કાવ્ય છે એ પ્રશ્ન 4 તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલું છે, એનું કાવ્ય અહીંયા સ્ક્રીન પર લખેલું છે। તો આ જોઈને તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર કાવ્ય લખી નાખજો। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों का चश्मा पहना दूँ। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो या आपड़ा प्रश्न 3 અને પ્રશ્ન 4 એ પણ પૂર્ણ થાય છે। અને જે पाठ्यपुस्तकनी अंदर जे भाषा सज्जता यानी कि जो व्याकरण दिया गया है वो व्याकरण की समझूती यहाँ मैंने दी है। यो व्याकरण है, इसके अंदर समझूती के अंदर जो इतना कहते हैं कि जो निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए, निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए, निम्नलिखित वाक्य और वाक्य में काले अक्षर है, ये सभी जो व्याकरण है वो मैंने आपको इस होमवर्क में दिया है, आपको देखकर लिख लेना है बच्चों। तो यहाँ हमारा इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतो, इसका सवाल जवाब अभ्यास यहाँ पूर्ण होता है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप अपनी नोट पे सवाल जवाब और स्वाध्याय का सवाल जवाब लिख लीजिए। थैंक यू।